मैं इंदिरा, शबनम और इंदु मेरे तखल्लुस हैं। फेसबुक पर इंदिरा पूनावाला अपनी लिखी हुई कहानी अपनी ही आवाज़ में पेश करने जा रही हूँ। पूना, महाराष्ट्र, भारत से नमस्कार। यह है प्रवाह का मोड़। आज मेरा दिल बेकरार है। मिलन की घड़ी समीप आ पहुंची है। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आज वह आने वाला है, वो जिसे मैं दिल दे बैठी हूँ। उसका अस्तित्व, उसकी आदतें, उसके स्वभाव मेरे व्यक्तित्व के अंदर समा गई हैं। मेरे दिल की धड़कनों में उसे मिलने की स्वाद जैसे कुछ था ही नहीं। मेरे जीवन का पल पल उसके लिए समर्पित था। उस दिन अखबार में पत्र मैत्री कॉलम में उसका नाम और पता दिया हुआ था। उसे पढ़कर मेरी बेटी रचना दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी, देखो देखो मम्मा, इस आदमी की पसंदी ठीक तुमसे मिलती जुलती है। यह साहित्य प्रेमी है, निसर्ग, चित्रकला एवं सौंदर्य का आस्वादक है, गंभीर विचारों का, मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान का चिंतन करने वाला है, पुरानी फिल्मों के गीत तथा गैर फिल्मी गीतों का प्रेमी है, गीत गुनगुनाने में भी उसकी दिलचस्पी है, शायर भी है, कवि भी है, लेखक है। मम्मी, बस तुम अपना नाम और पता झट से लिख दो ना। मैंने रचना का कान पकड़कर पूछा, अरे यहाँ उम्र का जिक्र किया है या नहीं? जो ऐसे ऊंच विचारों वाला गंभीर तत्वज्ञान का चिंतक हो, वो कोई बच्चा तो नहीं हो सकता। तुम्हें अपने विचारों के लेन देन, आदान प्रदान चाहिए न था ना? अभी हिचकिचाइए मत। उसने खत लिखा, उसका जवाब भी तुरंत आ गया। फिर तो जैसे दोनों तरफ से पत्रों की बौछार सी होने लगी। दोनों की चाह एक थी, प्यास एक थी। दोनों को अमृत पिलाने वाला रसायन मिला। प्यासे दिलों को राहत मिली, क्योंकि दोनों की पसंदियां एक जैसी ही थी। मुझे बचपन से ही नृत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य में रुचि रही। अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कॉलेज से डिग्री हासिल करने के पश्चात तुरंत ही मेरी शादी हुई थी। पिताजी ने बड़े खानदान का अच्छा दामाद ढूंढा। मेरे पिता का बड़ा कारोबार था। मेरे पास सब कुछ था, सब सुख सुविधाएं से सुसज्जित मेरा घर, जिसमें ऐशो आराम की सभी चीजें मेरे सिवा मौजूद थी। कमी थी तो बस एक ही बात की, काव्य, संगीत, कला। मेरा पति रईस आदमी था, मानो पैसा कमाने वाला एक यंत्र या मशीन। उस घर की बहू की जिंदगी में रसोई बनाना, कशीदकारी करना एवं गहनों के सिवाय किसी और बातों का गायन, वादन, कविता, शायरी, म्यूजिक, नृत्य में का कोई भी स्थान नहीं था। ऐसे सूखे माहौल में मेरा मन मुरझाता गया। मन की कली कभी खिल नहीं पाई। कहाँ गए वो चांद सितारे, पुष्प, शबनम, पर्वत, झरने, लय ताल? मेरे भाव संसार में उन्हें फिर से लाना असंभव था। मैंने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। बच्चों तो कोमल फूल की तरह थे। मेरे दुखी मन को थोड़ी शांति मिली। मेरा प्रेम विहीन जीवन में बदलाव आया और मेरे पांव जमीन पर पड़ने लगे। मेरे सिमटे हुए आकाश में अनगिनत आशाओं के तारे टिमटिमाने लगे। बच्चों के साथ मेरे दिन बहुत खुशी में गुजरने लगे, मानो मैंने अपना बचपन पा लिया था। अचानक मेरे जीवन से खुशी ने मुंह फेर लिया। एक दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब उनका कारोबार संभालना और बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी मुझ पे आ पड़ी। बच्चों की माँ और बाप दोनों मैं ही बनी। दोनों का उत्तरदायित्व मुझे अकेली को निभाना था। मेरे जीवन में फिर से ग्रीष्म ऋतु आ गई। पतझड़ सा छा गया। मैं एक यंत्र सी, एक मशीन सी बनने लगी।
मेरी बेटी रचना तब केवल 14 साल की थी, लेकिन आज राकेश का पता देकर मेरी बेटी ने मुझे एक नई राह दिखा दी। कितनी छोटी छोटी सी बातें, दिल की बातें, मन की बातें, मेरा बचपन, मेरा यौवन फिर से लौट आया। जीवन में फिर से वसंत ऋतु की बहार छाने लगी। भूले बिसरे गीत होंठों पर थिरकने लगे। अनेक नए विचारों का लेन देन शुरू हुआ। राकेश एक लेखक था, चित्रकार भी था। उसने अपनी लिखी हुई किताबें मुझे भेज दी। मेरे जीवन का खोया हुआ कलाकार फिर से अंगड़ाइयां देने का लगा। फुर्सत के पल मैं फिर कला की साधना में व्यतीत करने लगी। खुशी ही खुशी नजर आने लगी। मेरा मन मयूर नाचने लगा। कभी खत में भी उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा तो वो मौन हो जाता था। अपने बारे में पर्सनल बातें वो कभी नहीं बताता था। उसके लिखे खत, उसकी भाषा, उसकी कविताएं, उसके मनोरम चित्र, उसके ख्यालात, इन सभी बातों में मैं अपने आप को भूल चुकी थी। मैं एक सपनों की दुनिया में मस्त हो गई और मैं बहुत ही खुश थी। मेरी बच्ची रचना मेरी प्रतिकृति थी, मेरे जैसी ही थी। उसका रंग, रूप, कोमलता साक्षात कला के देवता की तरह था। बेटी से बढ़कर वह मेरी एकमात्र सहेली थी। हम एक दूसरे के बिना चैन की सांस नहीं ले सकते थे। मेरी कविताएं पढ़ती, मेरी कविताओं की वह प्रशंसक भी थी। मैं शुरू में राकेश के आए हुए खत उसे पढ़ने के लिए देती थी। वह अत्यंत प्रभावित हो गई। उसका चेहरा खत पढ़कर खिल उठा था। कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे खत दिखाने बंद कर दिए। कभी कभी मेरा खिला हुआ चेहरा देखकर वह शरारत भरी नजरों से पूछती, क्या मम्मी, राकेश का खत आया है? इस जीवन के कारण मुझे जीने का अर्थ मिला। अब तक तो 2 बच्चों का लालन पालन मुझ पर था। मैं एक भावना प्रधान औरत हूँ। घर और बाहर के व्यवहार, कामकाज का हिसाब किताब रखना, यह सब मेरे पसंदीदा के काम नहीं थे। तब भी गृहस्थी का भार मुझे अकेली को संभालना पड़ा, जो मैंने संभाल लिया। मेरे पति की यादें मेरे साथ थी, लेकिन अब हर वक्त प्यार, मोहब्बत, कविताएं, शेरो शायरी, कहानियां और उसकी कल्पनाएं मेरे दिमाग में छाई रहती थी। मैं बड़े उत्साह और खुशी में दिन बिताने लगी। मेरा रूप निखर आया था। मेरी पोशाक बनने संवरने में भी फर्क आता जा रहा था। देखते देखते 5 साल यूं ही बीत गए। आखिर आज वो आ रहा है। कैसा होगा? उसकी उम्र कितनी होगी? उसका रूप? पिछले कितने सालों से फोटो मांग कर थक गए, लेकिन उसने कभी अपना फोटो मुझे नहीं भेजा। हमारी प्रथम भेंट कैसी होगी? प्रथम मिलन की चाह मेरे मन को रोमांचित कर रही थी। कैसे मिलूं? अपनी प्रथा के अनुसार, या बाहों में सिमट कर, या नमस्कार कहकर? अगर मैं बेहोश हो गई तो? हमारी प्रथम भेंट के साथ वहां कोई अन्य व्यक्ति हो तो नहीं होगा? मैं अकेली उससे मिलूंगी, या फिर रचना भी मेरे साथ होगी? पप्पू वहां होगा या नहीं? कामली बाई को उस दिन अगर न बुलाऊं तो? या उसे छुट्टी दे दूं? माली, धोबी, सब्जी वाला, ये लोग तो रोजाना की तरह आएंगे ही। मिलने वाले लोग घर पे आएंगे ही, लेकिन जब घर में प्रवेश करे तो राम करे कोई भी ना हो, मैं अकेली हूँ। लेकिन हाय, मन की मुरादें कब पूरी होती है? इच्छा के अनुसार कौन सी इच्छाएं फलद्रूप होती है। वह कहावत है ना, मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने। वही सब कुछ घट रहा था अभी। और आज का दिन तो ऐसा था कि आज जब राकेश घर में आ रहा है तो घर के सभी लोग उपस्थित थे। मैंने पप्पू को किसी काम के लिए बाहर भेज दिया, नौकर को सब्जी लाने के लिए बाजार भेज दिया, कामली बाई को राशन लाने के लिए दुकान भेज दिया, ताकि 1 घंटा भर तक तो वो ना आए। किंतु रचना किताब पढ़ने में इतनी डूबी हुई थी कि मैंने उसे भी पैसे देकर किसी बहाने बीना, टीना, रीना या किसी अन्य सहेली के यहाँ भेजना चाहा, लेकिन वह टस से मस न हुई। ड्रेसिंग टेबल के सामने मैं खड़ी होकर मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। माथे पे कानों के पास कुछ सफेद बाल झांक रहे थे।
काजल की काली पेंसिल से वे काले कर डाले। मैं अब उम्र से 10 साल छोटी दिखाई देने लगी थी। गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, बालों में गुलाब का फूल डाले, मैं अपने ही रूप पे मुग्ध होकर निहारती रही। दरवाजे की घंटी बजी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, बच्ची की तरह, जैसे टीनेजर्स की लड़की कोई होती है। पर्दे के पीछे मैं खड़ी होकर देखने लगी। सारा हॉल नजर आ रहा था। दरवाजा खोलने के लिए रचना ही दरवाजे के पास पहुंची। 24-25 वर्ष का आयु का ऊंचे कद वाला बड़ा ही सुंदर नवयुवक अंदर दरवाजे के आ गया। मैं राकेश हूं कहकर उसने जोर से ठहाका मारा। पर ये क्या? मेरी आंखें ये क्या देख रही थी? मेरे कान ये क्या सुन रहे थे? रचना ने अपनी बाहों में राकेश को समेट लिया और राकेश उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था। यह दृश्य देखकर मेरे पांव कांपने लगे, कानों में सीटियों की आवाज गूंजने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर न जाने मुझे कहां से इतनी शक्ति मिली कि मैं रसोई घर के दरवाजे से पिछली ओर चली गई। बेसुध सी मेरे पांव न जाने कहीं पड़ रहे थे। मैं जिंदगी से भाग रही थी, खुशियों से भाग रही थी, अपने आप से भाग रही थी, इन हकीकतों से भाग रही थी। सब क्या हो गया? कैसे हुआ? रचना के मन में राकेश के प्रति प्रेम आकर्षण कब उत्पन्न हुआ? वह भी राकेश को खत लिखती थी क्या? क्या उसे राकेश की उम्र का पता था? अकेले राकेश को क्यों दोष दूं? हमने खतों में एक दूसरे से कभी प्यार नहीं जताया। माँ और बेटी एक ही व्यक्ति से अनजाने में प्रेम कर बैठी, और विधि की यह कैसी विडंबना है कि दोनों इससे बेखबर थी। ये कैसा प्रेम का त्रिकोण? ये कैसे प्रेम का त्रिकोण था? माँ बेटी के बीच में ये कैसी परीक्षा की घड़ी आन पड़ी थी? मैं खुद को संभालना अत्यंत शांत चित्त से बगीचे की तरफ मुड़ी। वहां पानी से मुंह धोया, चेहरे का मेकअप निकाल दिया, बालों में जो काली पेंसिल की लकीरें खींची थी उन्हें भी मिटा डाला, माथे पर पल्लू ओढ़ा। एक ही क्षण में अपने आप को उम्र से ज्यादा बड़ा समझने लगी। एक युवती की मां के रूप में खुद को ढाल दिया। रसोई घर के पिछले दरवाजे से मैं अंदर आई, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, ठंडा पानी पिया। आवाज सुनकर रचना अंदर आई और बड़े ही प्यार से मेरे गले में बाहें डालकर बोली, मम्मी कहाँ गई थी तुम? देखो तो तुम्हारा राकेश आया है। मैंने कमरे में प्रवेश करते हुए उसे नमस्कार किया, अभिवादन किया, स्वागत किया और मन पर पूरी तरह से काबू पाकर बोली, कहो बेटा राकेश, कहो बेटा राकेश, सफर कैसा रहा?